नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे सोनावाला हाई स्कूल मेमदाबाद 9वीं कक्षा के ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने हिंदी के 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के 4 चैप्टर पढ़े। अब हम 5वां गद्य स्वराज्य की नींव के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर के बारे में थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त करेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है, नव प्रभात और डॉक्टर नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक आदि एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा जीवनी है। तो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सरल व सरल है। स्वराज्य की नींव एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होगा एक अंक वाला। नाटक का ही एक प्रकार है। तो नाटक में विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं कि पात्र होते हैं। तो इस एकांकी में भी पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही जो लक्ष्मीबाई की सखी है, मुंदर भी लक्ष्मीबाई की सखी है, रघुनाथ राव है, तात्या और सेना नायक, इतने पात्र हैं। इस एकांकी में लेखक ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो संग्राम हुआ था उसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं। नींव के पत्थर यानी मजबूत आधार, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जन समाज में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो इस पाठ में विष्णु प्रभाकर ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि स्वराज्य प्राप्ति में स्त्रियों का बलिदान भी महत्वपूर्ण है और इसका एक उदाहरण है लक्ष्मीबाई और उनकी 2 सखियाँ। तो अब हम पाठ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पाठ की शुरुआत में विद्यार्थी मित्रों हम देखते हैं कि पात्र दिए गए हैं और इसके बाद युद्ध भूमि का दृश्य कैसा होता है। तो रंगमंच का वर्णन है। वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है और पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में है। जूही और लक्ष्मीबाई किसकी वेशभूषा में है? सैनिक की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ चली गई?
परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। तो यहाँ पर मंजिल का अर्थ होगा लक्ष्य, जहाँ पर पहुँचना है वह स्थान। लक्ष्मीबाई जूही से क्या कहती है कि झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई? मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। तो यहाँ पर अड़ जाना मुहावरा है, तो इसका अर्थ होगा किसी बात को मनवाने की जिद करना। लक्ष्मीबाई कहती है कि स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तो थपेड़े मारने का अर्थ होगा लहरों का किनारे से टकराना। उनसे जूझती हूँ, जूझना का अर्थ होगा संघर्ष करना, लड़ना। तो नाविक सो जाते हैं। यहाँ पर नाविक कौन है? तात्या, जो सेना नायक है। तात्या, सेना नायक रघुनाथ, ये उनके सेनापति है, वे सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। तो यहाँ पर क्षितिज शब्द है, तो क्षितिज शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है जहाँ पर धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दे वह स्थान, उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। तो लक्ष्मीबाई कहती है देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। ऐशो आराम का अर्थ होगा भोग विलास। कौन ऐशो आराम में मशगूल है? राव साहब। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न होगा विद्यार्थी मित्रों कि लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। तब जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? तो लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो यहाँ पर भी विद्यार्थी मित्रों एक प्रश्न स्वाध्याय में आएगा कि बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो इसका जवाब होगा कि बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल। लक्ष्मीबाई जूही को कर्नल कहकर संबोधित करती है। कर्नल यानी सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला
मुख्य सेनापति। तो जूही को वह कर्नल कहती है, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। तो यहाँ पर अनुशासन शब्द है जिसका अर्थ होगा नियम पालन। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई जूही से क्या कहती है कि मुझे इस बात का दुख है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना अनुशासन में नहीं है। हमारे पास ग्वालियर जैसा किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई को इस बात का दुख है। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही कहती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कहती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही सेनापति तात्या से प्रेम करती है। जब मुंदर कहती है कि विलासिता में तो राव साहब डूबे हैं, बांदा के नवाब सेनापति तात्या डूबे हैं, तब मुंदर क्या कहती है, जूही क्या कहती है कि सेनापति नहीं। तो मुंदर उसे क्या कहती है कि मैं समझ गई, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। तो जूही कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। तो जूही क्या कहती है कि मैं तात्या का पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तो मुंदर क्या कहती है कि तात्या को तुम अपना स्वामी मानती हो। तो जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। तो जूही क्या कहती है कि मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, उसे प्रेम करती हूँ और मानती भी रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और देश के लिए मैं अपने सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, और मैंने ठुकरा भी दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के पाठ की चर्चा करेंगे। नमस्कार।